सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कौन कौन से कार्यक्रम प्रमुख थे और गांधी जी उसको कैसे संचालित किए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन शुरू किए थे? महात्मा गांधी। यह आंदोलन 1930 से 1932 तक चला और इसका पहला कार्यक्रम था दांडी मार्च यानी कि दांडी यात्रा। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी नमक को सबसे शक्तिशाली प्रतीक के रूप में देख रहे थे। 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को एक खत लिखा और उसमें 11 मांगों का उल्लेख किया। 11 मांगों में से जो सबसे प्रमुख मांग था वो नमक पर कर को हटाना था। इन मांगों में कुछ मांगे किसानों से संबंधित थी, कुछ मांगे उद्योगपतियों से संबंधित थी। इन मांगों के जरिए महात्मा गांधी समाज के सभी वर्गों को एक साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी एक साथ उनके आंदोलन में हिस्सा लें। इस मांग को अंतिम अल्टीमेटम के रूप में महात्मा गांधी जी ने इरविन को भेजा। अल्टीमेटम का मतलब होता है अंतिम चेतावनी। अंतिम चेतावनी में ये कहा गया कि अगर आप 11 मार्च तक इन मांगों को पूरा नहीं करते तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देंगे। लेकिन इरविन के ऊपर इसका कुछ असर नहीं पड़ा तो गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती, जो गुजरात में है, साबरमती आश्रम से लेकर और दांडी नामक कस्बे में 240 किलोमीटर की दूरी का यात्रा की। गांधी जी और उनके अनुयायी हर रोज 24 घंटे तक 10 मील की दूरी तय करते थे और जहां भी रुकते गांधी जी, लोग उनको सुनते और वे अपने सभा में स्वराज का स्पष्ट अर्थ बताते और सबको शांति पूर्वक सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए कहते। इस तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था इसकी प्रक्रियाएं लोगों को पता चली। फिर 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी नामक स्थान पर पहुंचते हैं। वहां समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाते हैं और इस तरह से नमक बनाकर अंग्रेजों के कानून को तोड़े। अंग्रेज नमक पर कानून कर लगाए थे और नमक बनाने पर पाबंदी लगाए थे कि भारतीय नमक नहीं बना सकते। लेकिन गांधी जी ने नमक बनाकर नमक पर लगे कानून को तोड़े और अंग्रेजों को ये दिखा दिया कि भारतीय अब अपने जरूरत की चीजें बना सकते हैं। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या अंतर था? असहयोग आंदोलन में अंग्रेजों के कार्यों का सहयोग भारतीयों द्वारा नहीं किया जाना था, यानी कि अंग्रेजों का सहयोग करना था। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो अंग्रेज के आदेश थे उसका सीधा उल्लंघन किया जाना था। यही अंतर है असहयोग आंदोलन में और सविनय अवज्ञा आंदोलन में। हजारों लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों से नमक बनाया और नमक कानून तोड़े और इस तरह से विदेशी कपड़ों का बहिष्कार भी किया गया। जैसे जैसे आंदोलन फैला इसके कार्यक्रम भी बढ़ते गए। लोगों ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, शराब की दुकानों पर धरना प्रदर्शन किया गया तथा किसान और चौकीदार कर नहीं चुकाए। जो सरकारी कर्मचारी गांव में कार्यरत थे वे अपने पदों से इस्तीफा देने लगे और जो आदिवासियों को जंगलों में जाने से पाबंदी लगाए थे। वन कानून के अंतर्गत आदिवासियों को वनों में प्रवेश से वर्जित किए थे अंग्रेज। वे वनों में घुसना शुरू किए। वे अपने मवेशियों को लेकर वनों में चराना शुरू किए। इस तरह जगह जगह पे जो अंग्रेज कानून बनाए थे उसका उल्लंघन होने लगा। इसको देखकर अंग्रेज दमन चक्र शुरू किए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या प्रभाव पड़े और उसका ब्रिटिश शासन ने क्या प्रतिक्रिया किया सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद। इन घटनाओं से, कौन सी घटनाओं से कि लोगों ने नमक बनाए और नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। फिर विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। किसानों और चौकीदारों ने कर देने से इनकार किया और
जंगलों में पाबंदी जो लगी थी उसमें फिर आदिवासी या जंगली लोग अपने जानवरों को चराने और लकड़ी बीनने पहुंच गए। इस तरह अंग्रेजी जो शासन की कानून थे उसका पूरा उल्लंघन किया गया। अंग्रेजी शासन के कानून का पूरा उल्लंघन किया गया। तो इस तरह की घटनाओं से औपनिवेशिक सरकार कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार करने लगी और कई जगहों पर तो हिंसक टकराव हुए। 1930 में अप्रैल 1930 में जब गांधी जी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया तो आम नागरिक जो है वो सड़कों पर उतर आई और इन नागरिकों पर पुलिस ने गोलियां चलाई, इसमें हजारों लोग मारे गए। एक महीने बाद महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी के एक महीने बाद महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और इनके विरोध में सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, कार्यपालिका भवनों तथा रेलवे और अदालतों पर हमले शुरू कर दिए। कौन किए? सत्याग्रहियों ने, यानी भारतीयों ने। इससे सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। निर्मम मतलब जिसमें बिल्कुल दया न हो, ऐसे दमन का रास्ता अंग्रेजी सरकार अपनाती है। और क्या करती है? सत्याग्रहियों पर हमले किए। जो पुलिस है वो सत्याग्रहियों पर हमले करती है, औरतों और बच्चों को पिटवाती है और पीटती है, बेरहमी से पीटती है। और जो सत्याग्रही हैं लगभग 1 लाख लोगों को फिर जेल में डाल दिया जाता है। महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन को वापस ले लिया। जब यहाँ आंदोलन हिंसा का रास्ता अपना रहा है तो उसको देख के महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि आंदोलन में हिंसात्मक कार्य हो। वे सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिए और 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। कौन? महात्मा गांधी। और इस समझौते के जरिए वे लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति जताई। यानी कि पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी किए और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लंदन में हिस्सा लेने के लिए चल दिए। और इस समझौते में जो गांधी इरविन का समझौता हुआ था उसमें जो राजनीतिक कैदी थे, यानी कि राजनेताओं को बंदी बना के अंग्रेज रखे थे, उनको रिहा करने की बात महात्मा गांधी जी ने इरविन से की और वे रिहा हो गए। यह गोलमेज सम्मेलन विफल रहा। गांधी जी लंदन गए गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन उनका गोलमेज सम्मेलन जो था विफल रहा। कोई वार्ता नहीं हो पाई वहां पे। वे निराश होकर भारत लौटे। जब निराश होकर भारत लौटे उस समय भारत में और खराब कंडीशन था भारतीय नेताओं का। यहाँ आकर देखे गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू जेल में हैं और कांग्रेस के सभी कांग्रेस जो संस्था थी उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। यानी कि वो कोई संस्था नहीं है, गैर कानूनी संस्था है। सभाओं, प्रदर्शनों और बहिष्कार जैसी गतिविधियों पर पूरी निर्ममता से रोक लगा दी गई थी। रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए थे, यानी कि इनको कुचलने के लिए कदम उठाए गए थे। महात्मा गांधी ऐसी परिस्थितियों में फिर एक बार सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करते हैं। जो 1934 में मंद पड़ने लगी। किस तरह लोगों ने आंदोलन को लिया कि सब लोग गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपने स्वार्थ के लिए या अपने व्यक्तिगत समस्या को लेकर शामिल हुए थे या फिर गांधी जी के सर्वजन हिताय की भावना को लेकर शामिल हुए थे। सबसे पहले देखते हैं किसानों के बारे में। गांव में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलनों में सक्रिय थे। इस आंदोलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो गांधी जी शुरू किए थे, इन किसानों ने आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कौन? गुजरात के पाटीदार किसान और उत्तर प्रदेश के जाट किसानों ने। इनके लिए स्वराज की लड़ाई, भारी भरकम लगान के खिलाफ लड़ाई थी।
क्योंकि ये लगान नहीं चुकाना चाहते थे। क्योंकि आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था और लगान उतना ही तय था जितना देना पड़ता था, तो इनके लिए लगान चुकाना मुश्किल हो रहा था। 1931 में लगानों के घटे बिना ही आंदोलन को ये वापस ले लिए। कौन? गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट किसान। क्यों? क्योंकि ये थक गए थे और इन्हें बहुत निराशा हुई। जब ये आंदोलन को वापस लिए इन्हें बहुत निराशा हुई, क्योंकि इनकी मांग पूरा नहीं हुआ था, इसलिए इनको निराशा हुई। फलस्वरूप 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो बहुतों ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। यानी कि बहुत सारे किसान जो थे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में दोबारा हिस्सा लेने से इनकार कर दिए। दूसरी बात जो है, उनमें से बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। बहुत सारे किसान किससे लिए थे जमीन? जमींदारों से। जमींदार ही जमीन के मालिक होते थे और वे पट्टे पर यानी पैसे पर निश्चित समय के लिए किसानों को खेत देते थे बोने के लिए। आर्थिक मंदी से इन्हें जमीन का किराया चुकाना मुश्किल हो गया। इनको जो पट्टे पर लिए गए थे जमीन, जो किसान उस पर खेती कर रहे थे, तो जब विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था तो उस समय किसानों को ज्यादा फसलों से आय नहीं होता था, तो इस तरह से उनको जो किराया था, जमींदारों का किराया चुकाने में मुश्किलें होती गईं। और वे क्या चाहते थे? वे चाहते थे जमींदारों को किराया न चुकाना पड़े, चुकाया जाने वाला किराया माफ किया जाए। कौन चाहते थे? पट्टीदार किसान चाहते थे। जो जमींदारों से भूमि लिए थे वे चाहते थे जमींदारों को किराया न चुकाना पड़े। इसके लिए वे कई रेडिकल आंदोलनों में हिस्सा लिए, लेकिन अमीर किसान और जमींदारों की नाराजगी के भय से, अमीर किसान और जमींदारों के नाराजगी के भय से कांग्रेस जो कि राष्ट्रीय पार्टी है, भाड़ा विरोधी आंदोलन को समर्थन देने से हिचकिचा रही थी, क्योंकि बड़े बड़े किसान और जमींदार उससे नाराज हो सकते थे। व्यवसायिक वर्ग भी यानी कि बड़े बड़े उद्योगपति भी इसका विरोध किए। किसका? सभी लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया में हम लोग पढ़ेंगे व्यवसायिक वर्ग की बात। व्यवसायिक वर्ग ने सभी भारतीय व्यवसायिक वर्गों को एकजुट करने के लिए 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यवसायिक कांग्रेस की स्थापना की है तथा 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ की स्थापना की है, जिसे फिक्की भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जीडी बिड़ला ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण को अच्छा नहीं समझते थे, वे उनका विरोध करते थे। ये लोग स्वराज को ऐसे देखते थे जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी और स्वदेशी। औपनिवेशिक पाबंदियों से क्या होता है? व्यापार विकास नहीं करता है, लेकिन स्वदेशी नियंत्रण होगा तो व्यापार निर्बाध गति से फलेगा फूलेगा। एक किनका मानना था? पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और घनश्याम दास बिड़ला का। श्रमिक वर्ग की बात करते हैं। श्रमिक वर्ग भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के श्रमिकों के अलावा कहीं और के श्रमिक इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिए। फिर भी कुछ श्रमिकों ने हिस्सा लिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, यानी कि गांधी जी के प्रभाव में आकर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया और कम वेतन और खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ जो लड़ाई था उसको सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़ दिया। औरतों की बात देखें तो औरतों ने भी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वे शराब की दुकानों पर धरना दी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार की और हर क्षेत्र में जहां पुरुष थे वहां कंधे से कंधा मिलाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने पुरुषों का साथ दिया। लेकिन गांधी जी इनके इन कार्यों का सराहना करते हुए इनके कर्तव्यों को याद दिलाए कि औरतों का कार्य है घर का चूल्हा चौका करना, अच्छी माँ अच्छी पत्नी के रूप में घर की देखभाल करना, और इन कर्तव्यों से हटकर कुछ और कर्तव्य अगर शामिल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि वे इन कर्तव्यों को भूल जाएं। अर्थात औरतें सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। सामूहिक अपनेपन का भाव।
सामूहिक मतलब पूरे देश के समूह की बात हो रही है कि वो कौन सा चीज था जो पूरे देश के लोगों को एकता के सूत्र में बांध सकता था। वे कौन कौन सी चीजें, कौन सा प्रतीक हो सकता है, कौन सा झंडा हो सकता है जो मतलब पूरे देश के लोगों को एकता के सूत्र में बांधता है। तो सबसे पहले भारत माता की तस्वीर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत माता की तस्वीर के माध्यम से कैसे राष्ट्रवाद की भावना पनपी और कैसे सारे लोग एक भारत के नाम पर एकजुट हुए और विदेशी यानी कि अंग्रेजों का सामना किए। सामूहिक अपनेपन का भाव। राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं। राष्ट्रवाद की भावना कब पनपती है? जब सब लोग ये महसूस करें कि हम लोग एक ही राष्ट्र के अंग हैं, एक ही राष्ट्र के लोग हैं तथा वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं। यानी कि सभी राष्ट्र के सभी लोगों को एकजुट करने के लिए कौन कौन सी चीजें अपनाई जाएं जिनसे सभी लोग एकजुट हो जाएं, किसके नाम पर सबके मन में श्रद्धा का भाव उमड़ सकता है। तो लोग ऐसी चीजों, ऐसी प्रतीकों को ढूंढ लेते हैं जिनके नाम पर पूरे देश के नागरिकों को या पूरे देश के जाति समूहों को एकजुट किया जा सके। सामूहिक अपनेपन की भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी। सामूहिक अपनेपन यानी कि भारतीयता की भावना सभी लोगों के अंदर जब अंग्रेजों से सामूहिक रूप से संघर्ष कर रहे थे तब पनपी थी, लेकिन उसमें कुछ कमियां रह गई थी जो आगे चल के पूरा होता है। इनके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रतिक्रियाएं भी थी जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया। बहुत सारी सांस्कृतिक प्रतिक्रियाएं थी जिनके द्वारा लोगों के दिल और दिमाग दोनों पे असर पड़ा और उनके अंदर सामूहिक अपनेपन का भाव पैदा हो गया। इतिहास व साहित्य। लोग कौन कौन सा चीज है? इतिहास पढ़ने से, साहित्य पढ़ने से, लोक कथाएं सुनने, लोकगीत सुनने से, चित्र व प्रतीक सभी राष्ट्रवाद को साकार रूप देने में अपना योगदान दिए। कौन कौन सा? इतिहास, साहित्य, लोक कथाएं, लोकगीत, चित्र, प्रतीक, ये सभी राष्ट्रवाद की भावना को साकार रूप देने में एक प्रतीक के रूप में अपना योगदान दिए। राष्ट्र की पहचान किसी तस्वीर के माध्यम से अंकित की जाती है। किसी भी राष्ट्र को एक तस्वीर के माध्यम से दिखाया जाता है। जैसे जर्मनी के बारे में पढ़े हैं हम लोग। जर्मनी में जो जर्मेनिया का चित्र है वो जर्मनी को एक स्त्री का रूप दिया गया है। यह तस्वीर ऐसी छवि गढ़ने में मदद देती है जिसके जरिए लोग राष्ट्र को पहचान सकें। सबके हृदय में ऐसी छवि गढ़ देती है यह तस्वीर जिसे अपने देश को लोग पहचान लेते हैं। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि के रूप में होने लगी थी। किस रूप में होने लगी थी? भारत माता की छवि। किस सदी में? 20वीं सदी यानी 1900 के बाद। बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं भारत माता का ऐसा ही छवि बनाए थे और वंदे मातरम जो गीत था उन्होंने अपने आनंद मठ उपन्यास में लिखे और उसी में भारत माता की जो काल्पनिक चित्र है उसका फोटो लगाए थे। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता को सन्यासिनी के रूप में दर्शाया। कौन? अब बंकिम चंद्र चटर्जी के बाद भारत माता का दूसरा रूप अवनींद्रनाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई हैं, उन्होंने दिया और भारत माता को एक सन्यासिनी का रूप दिया। उनकी 4 भुजाएं दिखाए तथा वह शांत गंभीर दैवी मुद्रा में थी, आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई दे रही थी। कौन? भारत माता। इस तरह से विभिन्न कलाकारों ने भारत माता के भिन्न भिन्न चित्र बनाए। पहला चित्र कौन बनाए? बंकिम चंद्र चटर्जी, जो आनंद मठ में उसको छपवाए, और दूसरा चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर। और इस तरह से बहुत सारे कलाकारों ने भारत माता के अलग अलग चित्र बनाए और इन चित्रों, इस मात्र छवि के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा का भाव उमड़ गया, यानी कि जो अपना देश है उसको माता का रूप देने लगे
राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। जो भारत माता का चित्र है वो राष्ट्रवाद का प्रतीक माना जाने लगा। सामूहिक अपनेपन के भाव में लोकगीत व कहानी, लोकगीत व कहानी भी राष्ट्रवाद या राष्ट्र के लोगों को एकजुट करने में बहुत ज्यादा योगदान दिया। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोकगीतों और लोक कथाओं के पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ। किससे मजबूत हुआ? लोक गीतों और लोक कथाओं के पुनर्जीवित, यानी कि जो जिनका प्रचलन खत्म हो गया था उनको फिर से लोग सुने और राष्ट्र के नाम पर एकजुट हुए। किसको सुनकर? लोक गीतों को सुनकर और लोक कथाओं को सुनकर। 19वीं सदी में राष्ट्रवादियों ने भाटों एवं चार्डों द्वारा सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। 19वीं सदी में राष्ट्रवादी जो थे वो भाट कौन होते थे? जो दरबार में राजा की प्रशंसा में गीत गाते थे। चाट और भाट होते थे, चारण जिन्हें कहा जाता है। भाट एवं चार्डों द्वारा सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। कौन? राष्ट्रवादियों ने। लोक गीतों व जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए वे गांव गांव घूमने लगे। कौन? राष्ट्रवादी। लोक गीतों और जनश्रुतियों मतलब जो लोगों द्वारा कहा और सुना जाता है उसे जनश्रुति कहते हैं। उनको इकट्ठा करने के लिए जो राष्ट्रवादी हैं गांव गांव घूमने लगे। उनका मानना था कि कहानियों में हमारी परंपरागत संस्कृति छिपी है। लोगों द्वारा जो कहानियां कही जाती थी उनको लगता था कि उसी में हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो छिपी हुई है और उसको फिर से राष्ट्र के नाम पर उजागर करना है। उसमें राष्ट्रीयता छिपी हुई है, जिससे लोगों को अवगत कराना है। बंगाल में खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने भी लोक गाथा गीत, बाल गीत तथा मिथकों को इकट्ठा करने निकल पड़े। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कहाँ निकल पड़े? लोक गाथा गीत इकट्ठा करने, बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा करने निकल पड़े। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। कौन? मद्रास के नटेशा शास्त्री क्या लिखे? द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल कथाओं का 4 खंडों में विशाल संकलन प्रकाशित किए, जिनमें बस तमिल कथाएं ही थी। इनका मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती हैं। किनका मानना था? नटेशा शास्त्री का मानना था कि जो लोक कथाएं होती हैं वो वास्तविकता उसकी यही होती है कि वो राष्ट्रीय कथाएं होती हैं। लोगों का जो राष्ट्रीय कथाएं या लोक कथाएं हैं वो लोगों की असली अभिव्यक्ति है। अब जो अगला प्रतीक था, यानी कि सामूहिक अपनेपन का भाव पैदा करने वाला प्रतीक, वो झंडा बना। राष्ट्रीयता की भावना बढ़ाने में चिन्हों और प्रतीकों को भी अपनाया गया। चिन्हों और प्रतीक यानी कि एक राष्ट्र के नाम पर एक चिन्ह और एक राष्ट्र के नाम पर झंडे जो थे उसके अंतर्गत सभी लोगों को एक किया गया। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के समय एक तिरंगा जिसमें हरा रंग था, पीला था और लाल था तैयार किया गया था। कब? जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, अपने देश की बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा था और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था। उस समय एक तिरंगा अपनाया गया था जिसमें हरा, पीला और लाल रंग था। इसमें भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले 8 कमल के फूल तथा मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाले अर्धचंद्र भी थे। किसमें? जो स्वदेशी आंदोलन के समय तिरंगा अपनाया गया था जिसमें पीला, हरा और लाल रंग था उसमें। 1921 में महात्मा गांधी भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिए थे। 1921 में कौन स्वराज के लिए झंडा तैयार कर लिए थे? महात्मा गांधी। और उनका झंडा भी तिरंगा ही था जिसमें कौन कौन सा रंग था? हरा, सफेद और लाल रंग था। और बीच में गांधीवादी चरखे को भी जगह दी गई थी, यानी कि हरा, सफेद और लाल। सफेद वाली पट्टी में गांधी जी का चरखा बना हुआ था। और जब गांधी जी आंदोलन छेड़ रहे थे, यानी कि असहयोग आंदोलन, तब
जुलूस वही झंडा लेकर जो आंदोलन है उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 19वीं सदी आते आते बहुत सारे भारतीय महसूस कर रहे थे कि राष्ट्र के प्रति भक्ति या गर्व भाव जगाने के लिए इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। कौन महसूस कर रहे थे? भारतीय, ताकि आने वाली पीढ़ी के अंदर राष्ट्रीयता की भावना ऐसे ही व्याप्त हो। अंग्रेजों को की नजर में भारतीय पिछड़े हुए आदिम लोग थे। कौन क्या किसको मान रहे थे? अंग्रेज भारतीयों को असभ्य मानते थे, आदिम मानते थे, पिछड़ा हुआ मानते थे, जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते। उनका मानना था कि भारतीय असभ्य है, वो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते। लेकिन जवाब में भारतीयों ने क्या किया? भारतीयों ने प्राचीन इतिहास को खोल डाला, अतीत के जो भी खोजत थी उसको सामने ला के रख दिया। जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की ओर देखने लगे। कौन? भारत के लोग। उन्होंने उस प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू किया जब वास्तुशिल्प, विज्ञान, गणित, धर्म और संस्कृत, कानून और दर्शन, हस्तकला और व्यापार फल फूल रहे थे। उनका कहना था कि भारत उस युग के बाद पतन की ओर बढ़ा और फिर गुलाम हो गया। जब भारतीयों को अंग्रेजों ने असभ्य कहा तो भारतीयों ने अपने प्राचीन सभ्यताओं के बारे में याद दिलाया कि कैसे भारत में 1 से 9 तक के अंकों का ज्ञान, यानी कि गणित में जितने अंक हैं सबका जन्मदाता भारत ही है। और विज्ञान कैसे यहाँ पहले था, धर्म और संस्कृत किस तरफ फली फूली थी, कानून और दर्शन उन्नत दशा में थे, हस्तकला और व्यापार भी फल फूल रहे थे। उस समय की याद दिलाई। लेकिन जिस युग की बात जो राष्ट्रवादी है वो कर रहे थे वो हिंदुओं का युग था। किसका युग था? हिंदुओं का युग था। अन्य समुदाय अलग थलग हो रहे थे। जब ये प्राचीन सभ्यता की बात कर रहे थे तो बाकी जो जाति समूह के लोग थे वे अलग होते जा रहे थे। निष्कर्ष क्या निकला? अंग्रेजों के खिलाफ भारत के सभी वर्गों को स्वतंत्रता की साझा संघर्ष में खींच रहा था। कौन? अंग्रेजों के खिलाफ भारत के सभी वर्गों को स्वतंत्रता साझा संघर्ष की तरफ खींच रहा था। गांधी जी ने आंदोलन में पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया, लेकिन आंदोलन में हिस्सा लेने वाले विभिन्न समूह और वर्ग अलग अलग आकांक्षाओं अपेक्षाओं के साथ हिस्सा ले रहे थे। गांधी जी सभी वर्गों को एक साथ अपने आंदोलन में शामिल कर रहे थे, लेकिन जो जाति समूह उसमें शामिल हो रहा था वो सब अपने निजी स्वार्थ के लिए शामिल हो रहे थे। अपनी कुछ आकांक्षाएं थी, कुछ अपेक्षाएं थी, उनको लेके उस आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। कोई राष्ट्र के नाम पर हिस्सा नहीं ले रहा था। उनकी शिकायतें बहुत व्यापक थी। जो भी हिस्सा ले रहे थे उनकी शिकायतें बहुत व्यापक थी। इसलिए औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का भी सबके लिए अपना अपना अलग अर्थ था। शिकायतें यानी कि जो जाति समूह गांधी जी के आंदोलनों में शामिल हो रही थी उनकी अपनी समस्याएं थी, उनको लेकर वे उस आंदोलन में शामिल हो रहे थे। संक्षेप में जो राष्ट्र उभर कर आ रहा था, यानी कि जो राष्ट्र उभर कर सामने आ रहा था वह औपनिवेशिक शासन की मुक्ति का चाह रखने वाला बहुत सारी आवाजों का एक पुंज था। यानी कि बहुत सारे जो अंग्रेजों से मुक्ति चाह रहा था उसमें इतने सारे लोग, इतने सारे जाति समुदायों के लोग थे जिनकी अपनी अपनी समस्याएं थी और वे उन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध एक साथ लड़ रहे थे, लेकिन सबकी अपनी अपनी समस्याएं थी।